माता की, भारत माता की। करावल्ली जनको लेगो एन पतिद नमस्कारों ಕರಾವಳಿಯ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಋಷಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತಪೋಭೂಮಿ, ಅಷ್ಟಮಠ ಯತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में आए हुए कर्नाटक के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका ये उमंग, आपका ये उत्साह इस बात का सबूत है कि इस बार कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सजा देने का निर्णय कर लिया है. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಸಂಕೇತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, आपको 75 नहीं चाहिए. शाबाश. आपका प्यार इतना है मुझ पर कि भाषा हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बन सकती है. आपके इस प्यार के लिए मैं सर झुकाकर आपको नमन करता हूं. यहां छोटा सा पेंडल बनाया गया. शायद यहां के स्थानीय लोगों को लगा होगा कि इतना पेंडल भर जाएगा, बहुत अच्छा होगा. लेकिन हमारी सारी व्यवस्था कम पड़ गई और विशाल संख्या में जनसागर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस ताप में तपस्या कर रहे हैं. आपकी इस तपस्या को हम बेकार नहीं जाने देंगे. आपने जो प्यार दिया है, मैं इसे सवाया करके लौटाऊंगा और विकास के रूप में लौटाऊंगा. भाइयों बहनों, उडुपी के साथ मेरा एक विशेष नाता भी है.
क्योंकि द्वारिका की धरती से बाल कृष्ण यहां पधारे, उडुपी का नाता द्वारिका से अटूट बन गया और इसलिए मेरा भी स्वाभाविक नाता इस धरती से बन जाता है और ये प्यार मुझे दिखाता है कि आपके दिल में भाइयों बहनों, भक्त कनकदास को वासुदेव का दर्शन हो या फिर मध्वाचार्य यति के बाल कृष्ण से मुलाकात हो, उडुपी पर भगवान श्री कृष्ण की हमेशा छत्र छाया रही है। आज देश और समाज के लिए यहां मठ, मंदिर, गुरुओं, सृष्टिजनों का योगदान हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। भाइयों बहनों, ये परशुराम की सृष्टि है और ये परशुराम की सृष्टि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, प्रकृति का संवर्धन कैसे करना, प्रकृति के साथ सहजीवन कैसे जीना, ये परशुराम की सृष्टि हमें इसका संदेश देती है। और यही तो पूरे विश्व को हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम वो लोग हैं जो प्रकृति का पोषण जानते हैं। हम प्रकृति का शोषण करना हमारी संस्कृति में नहीं, हमारी परंपरा में नहीं। मेरे उडुपी के भाइयों बहनों, मैं आज इस धरती के लिए एक विशेष गौरव की भी अनुभूति करता हूं। इसी धरती का नौजवान, उस नौजवान ने बहुत छोटी आयु में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का माथा ऊंचा कर दिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ी गए थे और इसी धरती का संतान हमारा नौजवान साथी गुरुराज पुजारी ये कृष्ण की धरती से गुरुराज गया, वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को मेडल दिला करके आ गया। मुझे गुरुराज को मिलने का भी अवसर मिला है। मुझे गुरुराज से उसके पराक्रम की बातें सुनने का मौका मिला है। भाइयों बहनों, ये नौजवान ही हैं जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। हम राजनीति में भी नहीं थे, हम तो राजनीति में बड़ी देर से आए, लेकिन उडुपी के साथ हम लोग अपनापन कई वर्षों से महसूस करते आए हैं। जब पूरे देश में जनसंघ का झंडा कहीं लहराता नहीं था, उस जमाने में 40 साल पहले ये उडुपी में जनसंघ के लोगों को म्युनिसिपैलिटी में लोग चुन करके भेजते थे और अनेक वर्षों तक उडुपी की जनता ने जनसंघ को यहां विजयी बनाया। और जब हिंदुस्तान में नगर पालिकाओं के बीच में स्पर्धा होती थी तो अनेक मानकों में
उडुपी जनसंघ शासित उडुपी देश में नंबर 1 पर आता रहता था। और इसलिए चाहे स्वच्छता की बात हो, सामान्य मानवीय की सुखाकारी की बात हो, उडुपी और जनसंघ भाजपा का नाता एक सफलता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं आज जनसंघ से जमाने से भाजपा तक के उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, ये उडुपी दक्षिण कन्नड़ का ये इलाका लैंड ऑफ टेम्पल के रूप में जाना जाता है। ये लैंड ऑफ टेम्पल तो है ही, लेकिन देश को इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये धरती भारत के लिए लैंड ऑफ बैंकिंग भी है। वर्षों पूर्व इसी धरती से बैंकिंग के क्षेत्र में देश को नई दिशा मिली, देश को नई ताकत मिली। भाइयों बहनों, यही धरती जहां से श्रीमान सुब्बाराव पाई, श्रीमान टीएमए पाई, श्रीमान हाजी साहेब, श्रीमान एबी शेट्टी, आज भी हिंदुस्तान में जब बैंकिंग क्षेत्र की बात आती है तो गर्व के साथ इस धरती का नाम, इन महानुभावों का नाम देश याद करता है। और जिस धरती ने देश को बैंकिंग के क्षेत्र का महात्म्य बताया, सामर्थ्य दिया, आजादी के बाद भी गरीबों के नाम पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए, सत्ता हथियाने के लिए खेल खेले गए, लेकिन आजादी के बाद भी गरीब को बैंक के दरवाजे तक जाने का कभी अवसर नहीं आया। गरीब सोच भी नहीं सकता था कि बैंक के दरवाजे तक वो जा सकता है। आप लोगों ने हमें दिल्ली में भारत सरकार में बिठाया, देश की सरकार का नेतृत्व करने का सौभाग्य दिया, और जिस उडुपी ने देश को बैंकिंग दिया था, हमने देश के गरीब को वो बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का सपना लिया और उसे जोड़ के दिया। 31 करोड़ से ज्यादा, 40% जनसंख्या, आजादी के इतने सालों के बाद भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर थी, बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थी। हमने उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, जनधन योजना के तहत बैंक में के खाते खोले, और हमने गरीब को कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ये बैंक आपकी है, आप चिंता मत कीजिए, आइए। और मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। हमने तो कहा था जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 80,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करके अपना सेविंग का क्षेत्र खोल दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, इन गरीबों को 40-50 साल पहले अवसर मिला होता तो आज वो आर्थिक जीवन के अंदर कहां पहुंचे होते, अर्थव्यवस्था में कहां पहुंचे होते, देश की अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत मिली होती। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चलाने की आदत वाली कांग्रेस, उसको कभी गरीबों को ताकतवर बनाने का विचार नहीं आया। उनको गरीबों को गरीब रख करके
अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ही हमेशा इरादा रहा और उसी का परिणाम आया कि देश के कल्याण में काम नहीं आया। प्यारे भाइयों बहनों, बैंक के पैसे देश के नौजवान के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश के नौजवान को अगर अपने सपने साकार करने हैं तो बैंक में जो पैसा है वो उसके काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन पहले ऐसी सरकारें थी जो उनके चहेते लोगों को चाहे इतना लूटा देते थे रुपया, बैंकों से जो लूटना है लूटने देते थे, लेकिन देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा होना हो, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना हो, अपना कारोबार करना चाहता हो, खेती में कोई नई मशीन लाना चाहता हो, कोई छोटा सा उद्योग शुरू करना चाहता था, तो देश के दरवाजे, बैंकों के दरवाजे हमारे ऐसे नौजवानों के लिए ताले लगे हुए थे, बंद थे। उसे पूछा जाता था, भाई बैंक से लोन लेने आए हो, कुछ गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है क्या? जमीन है, मकान है, संपत्ति है, गारंटी है? अरे उसके पास होता तो वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक क्यों देता? अरे उसके पास नहीं है, उसके पास तो जज्बा है, उसके पास संकल्प है, उसको तो कुछ कर गुजरने का इरादा है, वो अवसर चाहता है, अवसर चाहता है, और कोई उसका हाथ पकड़ ले वो खुद चलने को तैयार है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासनकाल में 5-5, 6-6 दशक तक बैंक का पैसा देश के नौजवानों के काम नहीं आया। हमने इस बैंकिंग व्यवस्था को देश के नौजवानों से जोड़ा, आशावान नौजवानों से जोड़ा, होनहार नौजवानों से जोड़ा, संकल्पबद्ध नौजवानों से जोड़ा, अपने पैरों पर खड़े रहने का इरादा रखने वाले नौजवानों के साथ जोड़ा, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस देश में 12 करोड़ लोन स्वीकृत हो गई, 12 करोड़, और रकम करीब करीब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा देश के नौजवानों के हाथ में दी। अकेले कर्नाटक में 1.25 करोड़ लोन स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान आगे आए हैं, और जिन नौजवान अपना कारोबार शुरू किया है वो खुद तो अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन वो कहीं 1 को रोजगार दे रहा है, कोई 2 को रोजगार दे रहा है, कोई 5 को रोजगार दे रहा है। और अभी मुझे देश भर के मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मिलने का मौका मिला। मैं हैरान था, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए, 1 साल 2 साल के अंदर ब्रांडेड चीजें बनाने लग गए, बाजार कैप्चर करने लग गए हैं। मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे बैंकिंग व्यवस्था की धन शक्ति और सरकार की संकल्प शक्ति, ये त्रिवेणी संगम है जो हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए आज आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज जरा कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान होता है क्या? निर्दोषों को मौत के घाट उतारने का हक मिलता है क्या?
राजनीतिक विचारधारा में कोई दूसरा अलग विचार रखता है, इसको मार दिया जाए, ये मंजूर है क्या? क्या इस चुनाव में लोकतंत्र के पक्षधर कर्नाटक के लोग कांग्रेस पार्टी से हिसाब मांगेंगे? पिछले 2 साल में 2 डजन से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, कत्लेआम कर दी गई, हिंसा कर दी गई। उनका गुनाह यही था कि वो आपके विचारों का विरोध करते थे। उनका गुनाह यही था कि कर्नाटक के नागरिकों के हक के लिए भी आवाज उठाते थे। आपने उनका गला घोंट दिया। आप मुझे बताइए मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, हिंसा की राजनीति करने वाले लोगों को कांग्रेस से विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर्नाटक से विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश से विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहां हिंसा की मानसिकता की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या करके रखा है भाइयों बहनों? अहंकार की भी देश को आज दुनिया में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़े, ये हमारा कर्नाटक, मैं छोटा सा तब से राजनीति का रवि नहीं जानता था, तब से हम कर्नाटक की गौरव गाथा सुनते आए हैं। यहां के लोग, यहां का जीवन, यहां की शांति, हर कोई तारीफ करता था, हर कोई तारीफ करता था। लेकिन उस कर्नाटक की इस विरासत को भी चूर चूर करने का काम कांग्रेसी सरकारों ने किया है। एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व भर में भारत की ख्यातनामी बढ़े, भारत में विदेश के लोग आए, पूंजी निवेश करें, भारत के लोगों को हक मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के शासन में क्या हो रहा है? एक तरफ हिंदुस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहा है और दुनिया में पहली बार हुआ 42 अंक, 42 अंक, 42 अंक, हम आगे निकल गए, हमारी ऊंचाई बढ़ गई, हमारे नाम बढ़ गया देश का। लेकिन कर्नाटक की बात आती है तो यहां उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। ये दुख की बात है कि राजनीतिक हिंसाओं के प्रति सरकार उदासीन है। और ये मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, देश तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग मर्डर कर दिया है। ये ईज ऑफ डूइंग मर्डर, ये ईज ऑफ डूइंग मर्डर का कल्चर इन्होंने पैदा किया है भाइयों। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यहां से अपराध की राजनीति, अपराधियों के आधार पर राजनीति, अपराधियों की सरकारों में बोलबाला, ये अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य उज्जवल नहीं है। और इसलिए कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो नई बीमारी कांग्रेस लेके आई है, उस बीमारी से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। और इससे इस चुनाव में हमें अवसर मिल रहा है। 12 मई को कमल के निशान पे बटन दबा करके हम इस भाग्य को बदलने का फैसला आपके हाथ में है। और मुझे विश्वास है भाइयों बहनों, राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती है। हर व्यक्ति का अपना ईगो होगा, लेकिन समाज जीवन में मान मर्यादाओं का भी मूल्य होता है।
हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी की धरती के संतान, किसान पुत्र श्रीमान देवेगौड़ा जी जब भी दिल्ली में आए, उन्होंने जब भी मेरा समय मांगा, मैं उन्हें मिला। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता। और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। राजनीतिक दृष्टि से वे हमारे विरोधी विचार के हैं, वे हमारी जम करके आलोचना करते हैं, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्मानीय नेताओं में से एक है। ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवेगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आप उनको अपमानित करते हो। आप कल्पना कर सकते हो जिसका मिजाज ऐसा है, जिनका अहंकार सातवां आसमान पर पहुंचा है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। वे आज से अगर ये करते हैं तो अगर आने वाले दिन कितने बुरे हो सकते हैं, ये आपको उनके कारनामों से पता चलता है भाइयों। और इसलिए ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसे अहंकारी लोग लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। और इसलिए मैं कर्नाटक की जनता से आग्रह करता हूं, यह कर्नाटक की जनता का जिम्मा है महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का। महात्मा गांधी का आखिरी सपना था, उनके जीवन की इच्छा थी कि कांग्रेस को बिखेर दो। देश के जिस राज्य को मौका मिला, हर राज्य ने गांधी जी के सपने को पूरा करने का भरसक प्रयास किया। जहां भी लोगों को मौका मिला है पिछले 4 साल में, कांग्रेस को अब बारी किसकी है? अब कर्नाटका की बारी है। ये कर्नाटका को देश की इच्छा पूरी करने का सौभाग्य मिला है। और कर्नाटका में खेल पूरा हो गया तो फिर तो साहब गांधी जी के आशीर्वाद आप ही पर आने वाले। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी असहिष्णुता, हिंसा, अत्याचार, कानून व्यवस्था में कोताही, ये उसकी सरकारों की पहचान बनी रही है। आज सामान्य मानवी सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक के अंदर लोकायुक्त पर हमला हो जाए, कर्नाटक के पुलिस अफसर खुद सरकार को चिट्ठी लिखे, कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता व्यक्त करे, इससे अधिक बुरे हाल क्या हो सकते हैं? हमारी बेटियों की रक्षा करना, जिस प्रकार से यहां कर्नाटक में बेटियों पर जुल्म हुए हैं,
मीडिया में वो खबरें दिखाई दे या ना दिखाई दे, सोशल मीडिया में जिस प्रकार से लोगों ने जानकारियां पहुंचाई है, ये चौंकाने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे देश की बेटियों को रक्षा देने के लिए राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को दंडित करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बलात्कारियों को फांसी के मंच पे चढ़ा दिया जाएगा, फांसी पर उनको लटका दिया जाएगा और न्याय जल्दी से जल्दी मिले, ये फैसला हमने किया है। और आप जानते हैं, हम निर्णय करते हैं तो उसको लागू कर करके ही रहते हैं। भाइयों बहनों, माफियाओं की कथाएं तो बहुत सुनी हैं और कर्नाटक में हर इलाके में माफियाओं की बिरादरी चली है, लेकिन अब एक नया खेल सैंड माफिया, उडुपी वाले बराबर जान जाते हैं। हाईकोर्ट को, कर्नाटका की हाईकोर्ट को कठोर टिप्पणी करनी पड़ी सरकार के खिलाफ। और गरीब आदमी को घर बनाना हो, 2 बोरे बालू चाहिए तो उसको ब्लैक में लाने के लिए मजबूरी करें। यहां तक इस सैंड माफियाओं ने अपने हाथ पैर पसारे हैं। आप मुझे बताइए, ये सैंड माफियाओं के पीछे सत्ता में बैठे हुए लोगों का सहारा है कि नहीं है? उनके आशीर्वाद है कि नहीं? अरे जो आपकी बालू भी लूट जाते हैं, वो आपका कुछ बचने देंगे क्या? ये लूट करने की सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हमेशा हमेशा के कर्नाटक को ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपको आग्रह करने आया हूं कि ऐसी सरकार जो माफियाओं को पालती है, कानून व्यवस्था को पी जाने की आदत रखने वाले लोग मुखिया बन के बैठे हो, तो भाइयों बहनों, कर्नाटक की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। यही एक मौका है कर्नाटक को बचाने का। ये हमारा उडुपी, जब भी कर्नाटक में शिक्षा की चर्चा आती है, 10वीं की एग्जाम हो, 12वीं की एग्जाम हो, शानदार परिणाम किसका आता है? पूरे कर्नाटका में आन बान शान किसकी है? उडुपी की है कि नहीं है? और मजा देखिए, कभी भी उडुपी के नौजवान इतने होनहार हैं, शिक्षा में पराक्रम करने वाले लोग हैं, पूरे कर्नाटका में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन कभी भी उडुपी की एग्जाम सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है, ऐसी एक भी खबर कभी सुनने को नहीं मिली। गर्व होता है आज के कालखंड में ये उडुपी जैसी पवित्र जगह से हमारे नौजवान इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो देश का हौसला बुलंद हो जाता है। दोस्त, गर्व होता है। मैं उन माताओं पिता को, उन शिक्षकों को, स्कूलों को, उडुपी के नौजवानों को आदरपूर्वक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लेकिन इतनी पढ़ाई, इतने होनहार परिणाम, लेकिन जैसे ही 20-22 साल की उम्र हो जाए, बूढ़े माँ बाप को यहां से छोड़ करके कहीं बेंगलुरु जाना पड़ता है, कहीं कर्नाटक के बाहर जाना पड़ता है, रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है।
क्या उडुपी के आसपास विकास करके यहां के लोगों को रोजगार यहां नहीं दिया जा सकता? क्या यहां के समुद्र तट की शक्ति ब्लू रिवॉल्यूशन के द्वारा यहां के लोगों के जीवन में रोजगार नहीं दिया जा सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है, इनके इरादे ऐसे हैं, इनकी आदतें ऐसी है कि वे कभी भी इस परिवर्तन के पक्ष में कभी होते नहीं है। उनकी तो आदत है अटकाना, लटकाना, भटकाना, चीजों को रोक रखना। विकास के अंदर कोई भी चीज आगे न बढ़े। 5 साल में भारत सरकार ने कदूर, चिकमंगलूर, सकलेशपुर रेल लाइन का प्रोजेक्ट 20 साल हो गए, लेकिन 90 किलोमीटर की रेल लाइन 16 साल के बाद कदूर से चिकमंगलूर तक आधा काम पूरा कर पाई। आप मुझे बताइए, अगर सरकार जमीन तक ना दे पाए, भारत सरकार कितने ही पैसे लगाएं, क्या विकास हो सकता है क्या? ये बरही सिंचाई परियोजना क्या हुआ? 40 साल हो गए, कितने मुख्यमंत्री आके गए, कितनी सरकारें आके गई। जब जब कांग्रेस आई, काम थोड़ा आगे बढ़ा, रोक दो, थोड़ा आगे बढ़ा, रोक दो। पानी के संबंध में ऐसी उदासीन सरकार हमने कभी नहीं देखी। भाइयों बहनों, कर्नाटक के पास समृद्ध कोस्टल इलाका है, समुद्री तट है, और हम तटीय विकास के पक्ष के हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा हम हिंदुस्तान के समुद्री तट के विकास की ओर काम करना चाहते हैं। हम हमारे फिशरमैन के लिए नए हार्बर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उडुपी के आसपास रेल के 2 नए स्टेशन ऑलरेडी काम चल रहा है, वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तटीय कर्नाटक को उडुपी के में रेलवे बिजलीकरण का काम आज तेज गति से चल रहा है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उडुपी को देश के अन्य भागों से तत्काल जोड़ने का काम यह हमारी प्राथमिकता रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगले 2 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश नौजवानों को नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है। भाइयों बहनों, विकास के अनेक प्रोजेक्ट लेकर के आज हम मछुआरों के जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे समय आपका ये उत्साह उमंग, आने वाले 10-11 दिन आपके पास है, घर घर जाना है, एक एक मतदाता को मिलना है, हर मतदाता के भविष्य को कर्नाटक के भविष्य के साथ जोड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाने के लिए बटन दबाने तक ले जाना आपका काम है, पोलिंग बूथ तक ले जाना आपका काम है। और आप सब इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और येडियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री पद में हम कर्नाटक में नई सरकार बनाएंगे। दिल्ली की सरकार कर्नाटक के साथ कंधे से कंधा मिलने लेकर के चलने के लिए तैयार है। आप 2 कदम चलेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। कर्नाटक की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए दिल्ली की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित
ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. भारत माता की